हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से मुझे बता दो। सभी विद्यार्थी कैसे हैं? बढ़िया है ना? और स्वस्थ रहिए, और सबसे बड़ी बात है घर में रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। तो आज डेली 11 बजे आपके लिए क्लास होती है। आज पॉलीगन एंड हो जाएगा। पॉलीगन आज आपका एंड हो जाने वाला है। और अगर पॉलीगन एंड हो गया, आपको पता है, तो कल मतलब सैटरडे और संडे तो आपके प्रैक्टिस पेपर होते हैं यहाँ पर। और मंडे से आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू होने वाला है। मंडे से क्या शुरू होने वाला है? परमुटेशन कॉम्बिनेशन। उम्मीद करूंगा कि काफी अच्छा टॉपिक रहे आपके लिए, और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, आपको पता है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, अपने प्यारे भाइयों और बहनों तक। मैथ्स में लाएंगे पूरे मार्क्स, है ना? तो जरूरी है ये चीज, तो ध्यान रखना, मैथ्स में पूरे मार्क्स लाएंगे, और उसी के कमिटमेंट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, साथ के साथ आपको फाउंडेशन बैच भी मेरा ज्वाइन करना है, क्योंकि एक क्लासिक बैच आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपका बेसिक्स कहीं ना कहीं वीक है, ये बहुत आवश्यकता है। जो विद्यार्थी फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी कर लें डियर स्टूडेंट। एसएससी एग्जाम में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है, आपको 12 और 24 महीने का बैच लेना है, और साहिल 10 एज ए कोड लगाना है। जितना जरूरी आपके लिए हर कोई क्लासेस है, उतना जरूरी आपके लिए फाउंडेशन बैच भी है। मैं आपको पहले ही सलाह दे रहा हूं, आपको ये ले लेना चाहिए। क्योंकि ना केवल आपको ये ध्यान रखना कि केवल आप मैथ के लिए नहीं पे करोगे यहां पर, उसके साथ साथ आप जीके, रीजनिंग और इंग्लिश और टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलेगा, एक कंबाइंड पैकेज। और एक प्रिपरेशन के लिए एक बढ़िया सी नींव आपको तैयार हो जाएगी। ठीक है डियर, तो अभी ऑफर चल रहा है 1 साल का 2 महीने के लिए, और 2 साल का 4 महीने के लिए। मेरा न्यू फाउंडेशन बैच भी आ रहा है, और मैं एक वर्ल्ड लेवल की टॉप क्लास मेंसुरेशन भी आपको पढ़ा रहा हूं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट वहां दिया जा रहा है। चलिएगा, आ जाते हैं और आगे आपसे बात कर लेते हैं कि अनअकैडमी पर अगर आप कहीं भी सब्सक्रिप्शन लेते हो ना, किसी भी कैटेगरी में, तो आपको साहिल 10 एज ए कोड लगाकर वहां पर लेना होगा। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और स्पेशल क्लास के माध्यम से जो क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं उनसे भी आपको फायदा होगा। साथ के साथ कैच द मैथ 2.0 मस्त चल रहा है ना? मजा आ रहा है? होमवर्क प्रॉपर कर रहे हो इसका? तो ये एक तरीके से ये इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए लिया गया था। आपको पता है सीटीएम 2.0, जहां पर आज सेट नंबर 5 हम करने वाले हैं। 7 मई आज की तारीख है। डेली ये सेट होता है, डेली ये आपके लिए सेट होता है। तो वेल डन मेरे दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और इसकी जो लिंक है मैं कमेंट बॉक्स में डलवा देता हूं, अपने आप को नोटिफाई कर लेना। आज आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, वो भी बताऊंगा। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप मेरे साथ मेरी अनअकैडमी वाली फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं, जहां पर वो क्लास आपकी एसएससी एग्जाम में होती है। स्पेशल क्लास पर आपको जाना है, मेरा नाम सर्च कर लेना, मेरी प्रोफाइल पर चले जाना, और स्पेशल क्लास पर जाकर सी ऑल पर जाकर आपको 8 PM वाली क्लास देख लेनी है। और कोई आपसे कोड वोड पूछे तो साहिल 10 टिका देना, बस हो गया काम। ठीक है, चलिएगा। तो उम्मीद करूंगा कि काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आप चीजों को सीख रहे हैं, और अच्छे से। क्रैक द मैथ 12:30 बजे होता है। कल क्या होने वाला है, तो कल की प्लानिंग देख लीजिए। कल की प्लानिंग देख लीजिए। कल दोपहर 3 बजे से, दोपहर 3 बजे से ट्रेन होगा। ट्रेन कल होगा, आपको पता है, 3 बजे अनअकैडमी पर। उसके बाद नंबर और डिजिट बेस्ड, ये बहुत अच्छा सेशन होगा। जो भी विद्यार्थी अभी मेरे को सुन रहा है और देख रहा है, भैया मतलब सभी सेशंस लेने हैं आपको, है ना? ये रियलिटी का बता रहा हूं, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ये 5 बजे होगा अनअकैडमी पर। 8 बजे अपना कैच द मैथ होगा, वही 2.0। और 10 बजे डीआई करवाने वाला हूं। तो डीआई के करीबन मैं 50 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो पाई चार्ट के 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। सर 50 क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? चुटकियों में करने का तरीका। और ये एसबीआई क्लर्क के लिए भी बहुत जरूरी है जिनका पेपर है, क्योंकि डीआई भर भर के आने वाली है। एटलीस्ट तो 2 से 3 डीआई आने वाली है, 2 तो आएंगी आएंगी। ठीक है ना? चलिएगा, तो काफी मजा आएगा, और मजा भी आने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, पढ़ोगे तो आएगा ही। चलिए, तो यहां तक आपको समझा दिया मैंने सारी की सारी चीजें। और आज भी आपके लिए कुछ खास है, वो लास्ट में बताऊंगा अगर आप होगे तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या आंसर आपका आया इस क्वेश्चन का निकलकर। मैं आपका समय शुरू कर देता हूं। सही आंसर निकाल के बताइए क्या आया। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज आराम से देखिएगा आप। ये अच्छा प्रश्न है,
और पेपर में आता है ऐसे प्रश्न, हर जगह पूछे जाते हैं, तो आपके भी आ सकता है। तो ऐसा बोला गया है कि भाई ये एक वर्ग था, ठीक है भाई, यह एक वर्ग है और वर्ग को क्या किया गया, वर्ग को ए भुजा वाले एक वर्ग के कोनों को इस तरह काटा गया, यानी कि इसके वर्ग के कोनों को काट दिया, ये काट दिया, लो काट दिया, तो काट दिया, एक कोना मैंने यहां से काट दिया, इसी तरह से एक कोना हमने यहां से काट दिया, ठीक है, और इसी तरह से एक कोना मैंने ये काट दिया। अब ऐसे क्या कर दिया, जब मैंने इनके कोनों को काटा ना, जैसे ये हट गया, ये हट गया, तो यह एक अपने आप में क्या बन गया, यह एक अपने आप में एक अष्टभुज बन गया, देखो, और वो भी सम अष्टभुज। तो मैंने आपके सामने इस तरह से एक अष्टभुज भी बना दिया है। यहां तक आपको फील आ रहा है क्या, जो भी मेरे विद्यार्थी पढ़ते हैं रेगुलर, जो देखते हैं इस चीज को, उनको फील आ रहा है कि यह एक अष्टभुज बन गया है। अगर मैं इसका नामकरण भी कर दूं तो कोई इशू नहीं है, नहीं भी करो तो कोई भी इशू नहीं है। ए भुजा वाला एक वर्ग था, एक वर्ग की भुजा आपकी ए है, लेकिन ये आपका एक अष्टभुज बन गया। मैं इस वर्ग को मान लेता हूं ABCD, इस वर्ग को मैंने ABCD मान लिया, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। हम जानते हैं कि इसका प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री होता है, होता है तो होता है, कोई इशू नहीं है, होता है तो ठीक है। चलिए, अब आपके सामने क्या है, अगर ये आपके सामने एक दिख रहा है तो ये एक ऑक्टागन हो गया आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई आपत्ति है क्या, डायग्राम समझ में आया सबको? मैंने कुछ नहीं किया, एक वर्ग था, कोनों को इस प्रकार काट दिया, कट 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 कट, ये एक ऑक्टागन बन गया, इसको कहते हैं सम अष्टभुज बन जाता है। तो अष्टभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी, मान लिया कि साइड इसकी क्या है, x है, मान लो साइड क्या है, एक अष्टभुज है जिसकी साइड आपने क्या मान ली, x मान ली। अगर इसकी साइड आपने x मान ली है तो अब आपको रेफरेंस देना होगा, ठीक है, अब आपको रेफरेंस लेना होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिना रेफरेंस से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो अगर मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यार ये जो मेरा पॉइंट है, अगर मैं इसको बोल लेता हूं BCD हो गया, EF बोल देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, EFGHIJKL, तो मैं देख रहा हूं LE मेरा एक हाइपोटेनस है क्या, बोलिए, LE मेरा हाइपोटेनस है, तो क्या मैं लगा सकता हूं क्या पाइथागोरस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, AE स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर बराबर LE स्क्वायर। बोलिए डियर स्टूडेंट, किसी को यहां कोई आपत्ति है क्या? मैंने केवल इस ट्राइंगल को लिया है, इस ट्राइंगल में मैं ये देख रहा हूं कि LE हाइपोटेनस के सामने है, सॉरी 90 डिग्री के सामने है, तो इट विल बी हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया मैंने इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने पर। तो प्लीज एक एक चीज समझते जाओ, समय लगने दीजिए, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलिए, अभी आप खुद बोल रहे हो कि सर ये तो ऑक्टागन है, हम ये समझदार हैं और समझते भी हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो आपको मैंने बताया था ना कि ये तो बराबर होगा ना, आपको ये पता है कि जो AL है वो AE के बराबर होगा ना। अगर है तो क्या मैं कह सकता हूं सर ये तो एक आइसोसेलेस बन गया ट्राइंगल, बोलो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जहां पर 45 और 45 डिग्री कोण हो जाएगा, यानी कि ये भी 45 और ये भी 45। एनी प्रॉब्लम मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अब दिमाग चल गया होगा आप लोगों का भी कि भाई अगर 45 और 45 होता है और 90 डिग्री के सामने अगर आपके सामने क्या बोला गया है, x है, तो ये अगर मान लो 1 होता है, ये 1 होता है, तो ये √2 रेशो होता है। तो √2 रेशो बराबर अगर मैं x बोल देता हूं तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/√2। एनी प्रॉब्लम? तो क्या हमारा काम हो गया सर? क्या हमारा काम हो चुका है क्या? बिल्कुल ठीक है। अगर आपको पता है कि हाँ ये आपकी x/√2 आ गई, ये भी आपकी x/√2 आ गई, तो किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं। तो हो गया ना, आप इन तीनों को जोड़कर a के बराबर कर दो, यानी कि 2x/√2, यानी कि √2x, 2x/√2 √2x प्लस x बराबर a, यही निकालना था, x कॉमन ले लिया, तो √2 + 1 बराबर a, x क्या निकालना है, x निकालना है ना, a/√2 + 1।
अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। क्यों? रैशनलाइज कर लोगे ना, a/√2 + 1 तो दे रखा है, अब रैशनलाइजेशन करने पर तो √2 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो नीचे 1 बन रहा है। मजा आया क्या? ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है डियर, और आप सब लोगों को समझाना मेरा काम है। कुछ लोग बहुत इधर उधर की अप्रोच भी लगा सकते हो, लेकिन जो सही अप्रोच आपके सामने है वो मैंने बता दिया आपको। मजा आया? चीजें क्लियर हो गई? हमने तो भाई कुछ नहीं किया, हमने तो ए ही निकाला ना, और वो भी एफ भी बराबर ही है सब कुछ, तो ये भी x/√2 है तो ये भी x/√2। तो अगर मैं टोटल को जोड़ता हूं, इसको इसको और इसको, ए के बराबर होगा, क्योंकि वर्ग की भुजा तो ए है। सर ए एल बराबर ए ई कैसे? ये तो है ही ना डियर, ए एल ए ई के बराबर है के डी, क्योंकि ये सब समान है, सब ये सब समान है। आप बराबर कोने पे काट रहे हो, है ना, क्योंकि ये एक ये क्या कहते हैं, ये एक समअष्टभुज है, रेगुलर है, तो रेगुलर है तो सभी जगह से बराबर कट रहा है, सिमेट्रिक है ना सब कुछ, इसलिए। क्लियर है? चलिए, वेल डन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या दिया था आपने। और एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन है अगर आपने इसका आंसर दिया है तो। ऑसम क्वेश्चन है डियर, कृपया करके ध्यान दें आप लोग। वेल डन वेल डन वेल डन। अब बोला क्या गया है, कृपया करके ध्यान दें, अच्छे से बताया जाएगा, चिंता ना करो। ABCD आपका एक 6 भुजाओं का एक हेक्सागन है, तो मैंने बनाया भाई 6 भुजाओं का है, 1 2 3 4 5 और 6। इसको छोटा करता हूं। क्लियर है? ये एक हेक्सागन मैंने बना दिया। क्वेश्चन को पढ़ता हूं कि भाई इसका ABCD एक हेक्सागन है, B और C पर 2 टावर इस प्रकार स्थित हैं। तो ठीक है भाई, ABCD आपने एक हेक्सागन बनाया, आपने जनरेट कर दिया एक हेक्सागन, तो मैंने इसका नामकरण भी कर दिया। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। अगर यह आपका एक हेक्सागन है जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है, तो उसकी भुजाएं भी बराबर हैं, और बोला गया है B और C पर 2 टावर स्थित है। तो मैंने क्या किया, 2 टावर बनाए बढ़िया वाले। एक टावर ये रहा और एक टावर ये रहा। ठीक है डियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं? मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये मेरे पास एक टावर है जिसको हमने इस तरह से प्लेस किया है इसके ऊपर। ओके, ठीक है, 2 टावर मैंने लगा दिए। अब बोला गया है ए से, यानी कि जो ए है ना, ये ए है, इस ए से टावर नंबर 1 पर ऐसे मिला दिया। ए से बी पर स्थित टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आप जानते हो डियर कि यहां पर साइड सारी बराबर होंगी, क्योंकि सम षटभुज है, तो साइड तो सारी बराबर हैं। और ये अगर आपका 30 डिग्री है और टावर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ये भी आप जानते हैं इस भुजा से, तो यार कुछ भी नहीं बचा। अब मैं बोल देता हूं कि ये टावर 1 है, ये टावर आपका क्या है, टावर नंबर 1। तो ये टावर की हाइट कितनी आ जाएगी? अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना दूं, जहां पर आपको मैं बोल दूं कि यार ये 30 डिग्री है और ये उसका ए है, तो 60 डिग्री के सामने अगर ए आ जाता है तो 30 डिग्री के सामने क्या आएगा, a/√3, यानी कि टावर 1 की लेंथ निकल कर आ गई a/√3। किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम सर, बढ़िया है, अच्छी बात है। अब इसी प्रकार आपसे बोला जा रहा है
कि सी पर स्थित जो टावर है ना उससे कितना है 45 है, यानी कि ये इससे ओहो ये कितना है भाई 45 है, दिख रहा है क्या? हाँ, और अगर मैं इसको सी से मिला दूं तभी तो राइट एंगल बनेगा, बनेगा, ठीक है, बनेगा तो बनेगा। तो अगर ये 90 डिग्री मैंने बनाया और ये अपना 45 है तो ये वाला भी 45 होगा, तो इस 45 के सामने ये भी तो 45 है, तो ये कितना है सर AC। अब बड़ा चक्कर क्या है, AC नहीं पता कई लोगों को, तो ध्यान रखना किसी भी हेक्सागन में अगर एक छोड़कर एक अल्टरनेटिव पॉइंट के बीच की दूरी निकालते हो, जैसे कि मान लो ये A है, ये B था और ये C है, तो हम जानते हैं कि इनके बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाता है 30 डिग्री और 30 डिग्री, है ना, क्योंकि ये तो बराबर है, तो बराबर है तो इनके कोण तो 30-30 होंगे। तो इसका जो रेशो होता है वो क्या होता है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, कोसाइन रूल से आप निकाल सकते हो। कैसे करके निकाल सकते हो, कोसाइन रूल से आप निकाल सकते हो। तो अगर आपको AC निकालना है तो AC आपका निकल कर आएगा A√3, अगर साइड आपकी A है तो ये A√3 आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को होगा सर कैसे आया, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूं पहले, ठीक है ना। चलो मैं इसका प्रूफ बाद में बताऊंगा आपको अभी, लेकिन पहले आप इस चीज को समझो कि A√3 क्लियर हो गया, यानी कि ये अगर A√3 है तो ये भी A√3 होगा। तो अब बस रेशो निकाल लो, ये टावर 2 था, तो टावर की ऊंचाइयों का अनुपात, तो A√3 A/√3 अपॉन A√3, तो A से A कट जाएगा तो 1:3 आंसर आ जाएगा। किसका आंसर 1:3 आ गया था, जल्दी से मुझे बताओ। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? जिसको समझ में नहीं आया टेंशन मत लेना, इसको मैं बताने वाला हूं और आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। अब सर क्या सीखने वाले हैं, अच्छा कॉन्सेप्ट, वो क्या है देखिए। मान लीजिए कि ये A साइड है और ये A साइड है और इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल है। सर आपको कैसे पता 120 है, क्योंकि हेक्सागन में आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री, n बराबर 6 रखने पर कितना आ गया 720, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना हो जाएगा 120, तो प्रत्येक आंतरिक कोण 120 है, तो ये 120 हो गया। अब कोई डाउट नहीं होगा आपको। मान लीजिए कि मुझे ये x निकालना है, तो क्या तरीका मैंने बताया था सर, कोसाइन रूल के माध्यम से cos थीटा बराबर, अगर मैं इसको बोल देता हूं ये A है, ये B है, ये C है, तो जिनके बीच का एंगल है AB² प्लस AC² माइनस जो निकालना है BC² अपॉन 2AB इंटू AC। नोट डाउन करो, अगर जिसको कोसाइन फॉर्मूला नहीं आता वह समझे कि कोसाइन फॉर्मूला की क्या महिमा है। चलिए, तो यहां पर मैंने लगाया cos 120 डिग्री बराबर AB² यानी कि A², AC² यानी कि A², BC² यानी कि X², जो निकालना है नीचे आ रहा है 2A²। cos 120 को क्या लिख सकता हूं, cos 90 प्लस 30 डिग्री। अब आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और cos सकल में है तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो यहां क्या लिख सकते हो माइनस साइन 30 बराबर 2A² माइनस X² अपॉन 2A²। सॉल्व करने पर माइनस का 1/2 बराबर 2A² माइनस X² अपॉन 2A², 2 से 2 कट गया, तो यहां से X² बराबर आ गया 3A², तो X बराबर आ गया √3A। और यही मैंने आपको प्रूफ बताया है कि आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो डायरेक्टली पता होगा। अब कभी भी आप दोबारा इसको प्रूफ थोड़ी करोगे, जब एक बार चीजें समझ में आ जाती हैं तो बार बार थोड़ी करना होता है, चीजों को नहीं करना होता ना, तो इसलिए आपका आंसर A√3 आ गया। ठीक है माय डियर, तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही ऑसम क्वेश्चंस हैं। जनरली आप ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं करते, इसलिए आपकी सोच भी डेवलप नहीं हो पाती है, लेकिन मैं आपको ये करा रहा हूं, इसलिए
जिससे कि आपकी सोच डेवलप हो पाए और एक आप बेहतरीन कंटेंट पढ़ पाए, है ना। कई बच्चों को ये होता है कि 5 सेकंड में प्रश्न आना चाहिए, तो 5 सेकंड वाले प्रश्नों का 5 सेकंड वाली सोच डेवलप कर पाओगे, है ना डियर। तो सोच बड़ी होनी चाहिए हमेशा। अगला प्रश्न आप करेंगे, कैसे करेंगे डियर बताइए। अच्छे से क्वेश्चन है सारे के सारे, सीखिएगा। एक नियमित आपके सामने रेगुलर क्या है, एक हेक्सागन है जिसमें सबसे छोटा विकर्ण आपका 10 है। ये भी औसम क्वेश्चन है। हेक्सागन पे इतने क्वेश्चन बनते हैं ना पेपर में कि वो भर भर के देता है। देखिए एक नियमित हेक्सागन आपके सामने है, ये दे रखा पूरा का पूरा, और मैंने बोल दिया कि भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। आप बताइए सबसे छोटा डायगोनल क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से सबसे छोटा डायगोनल क्या होगा? डायगोनल क्या होता है? किसी भी आकृति में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा डायगोनल होती है। आप इससे इसको मिला सकते हो क्या? नहीं। सबसे छोटा डायगोनल आपका होगा ए से सी को मिलाना। एम आई राइट? क्या मैं सही हूं? डेफिनेटली सही है सर आप, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना प्यारा है। अगर मैं बात करना चाहूं कि सबसे छोटा डायगोनल, यही सबसे छोटा हो सकता है डियर। आप मुझे और बता दो, कोई और अलाइनमेंट है आपके पास? अगर मैं ए को किसी और से मिलाऊं, बताओ। कोई नहीं है। एफ से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका जो डायगोनल बनेगा वह एक बिंदु को छोड़कर बनेगा दूसरे बिंदु से मिलाने पर। ए और भी डायगोनल थोड़ी ना है, इसलिए ए और सी आपका सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। उसकी आपकी डायमेंशन कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी लगभग? तो सबसे लंबा विकर्ण क्या हो सकता है बताओ? कौन सा पॉइंट आपका सबसे लंबा विकर्ण होगा? ये भी मुझे लिख के बताओ। सर डी एफ क्यों नहीं होगा? डियर डी एफ बात तो बराबर ही है। अब मतलब कर दी ना बेवकूफी वाली बात। ए सी बोल लो या डी एफ बोल लो, बात तो बराबर है भाई। अब ये है, बताओ, उपयोग कर रहे हो लेकिन अनसन चल रहा है दिमाग में, बस तो चीजें समझनी है बस। ऐसा कोई ये थोड़ी ना कि कुछ और नहीं हो सकता, हो सकता है। चलिए ठीक है, आइए। ए ई भी होगा ऐसे तो, ए ई भी तो है, बात तो वही पड़ रही है। ए ई भी तो वही है जो ए सी है, ए ई भी वही है, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसमें ए ई डाल दूं ना तो भी आप मेरे से कुछ नहीं कह सकते। ये भी छोटा है, सबसे छोटा है तो है, अब इसमें क्या करेगा कोई आदमी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ए ई भी है, मैंने तो ए सी बना दिया, और ए ई भी होगा, डी डी एफ भी होगा, एक छोड़कर जो भी लोगे वो होगा। ठीक है, अब सबसे लंबा विकर्ण लेना है, लेकिन आपको लेना इसी बिंदु से, क्योंकि तभी तो आप कुछ निकाल पाओगे। तो सबसे लंबा विकर्ण कहां बनेगा, आप मुझे ये बता दीजिए बस। अगर मैं ए ई लेता तो हमारे सामने यही बनता, एडी। एडी जो होगा वह आपका सबसे लंबा विकर्ण होगा। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे स्टूडेंट को? क्या सबका दिमाग चल रहा है कि जो आपका लॉन्गेस्ट होता है ये तो आपका स्मॉलेस्ट होता है। जहां पर स्मॉलेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि एक पॉइंट बीच में आ रहा है केवल, और लॉन्गेस्ट के लिए एक और दो पॉइंट बीच में आ रहे हैं, ये आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा। वेल डन। ठीक है, तो इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो अब तो हो गया। कैसे? ये 90 डिग्री हो गया भाई, ये 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री हो गया, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके सामने ये जो रेशो होता है, अगर साइड आपकी ए है तो ये a√3 होता है, याद करो, अभी तो सिखाया था यार। तो ये कितना होगा? 2a। क्या बात है गुरुजी, यानी कि a√3 किसके बराबर है? प्रश्न में दिया हुआ है a√3 आपका 10 के बराबर है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 10/√3। तो 2a निकालना है आपको, एडी।
एडी कितना है 2a, यानी कि 20/√3 रैशनलाइजेशन कर दूंगा तो ये हो गया 20√3/3। अब 20√3 की वैल्यू 1.732 रखने पर, तो 1.732 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 का 4 कैरी आया 1, 2 दूनी 4 और 1 5 से 2 एकम 2 और 1 3, 3.464 है ना। उसको 20 से गुणा आप कर रहे हो तो भाई 34.64 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 34.64, और उसको अगर आप 3 से भाग दे रहे हो तो लगभग कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, लगभग 12 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आ जाएगा। 11 पॉइंट कुछ आ रहा है तो लगभग 12 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आ जाएगा। मजा आया क्या? कितने विद्यार्थियों को मजा आया? क्योंकि चक्कर क्या है, यही थॉट होता है, मतलब आप बेहतर करना चाहते हो पेपर में, आप पेपर अच्छा करना चाहते हो तो कोई भी चैप्टर पढ़ो ना तो अच्छे से पढ़ो। जो मैं आपको पढ़ाता हूं हर एक चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि टफ क्वेश्चन आपके सामने नहीं होंगे, फिर तो वही वाली बात हो गई, बच्चों को वो दिखाना ही नहीं है जो आता है, वही वाली बात हो गई ना। लेकिन अब आप कह सकते हो कॉन्फिडेंटली कि यार मैं पॉलीगन जानता हूं। सर बीई क्यों नहीं होगा? सर प्लीज बीई क्यों नहीं होगा? बीई क्यों नहीं होगा? बीई में भी तो 2 ही आ रहे हैं डियर। अरे यार एडी जो है वो बीई के बराबर ही है। कैसे पता लग रहा है सर आपको? आप ये देखो, अगर मैं ए डी को मिला रहा हूं तो उसके बीच में आपके सामने क्या आ रहा है, बी और सी आ रहा है, 2 वर्टेक्स बीच में आ रहे हैं। बात तो वही पड़ रही है यार, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? अगर मैं ये पॉइंट पकड़ रहा हूं तो मुझे दोनों लेने यहीं से हैं। अगर मैं बी पॉइंट पकड़ता हूं तो एक बीडी बनेगा छोटा वाला और एक बड़ा वाला बनेगा बीई। तो हर वर्टेक्स के 2 विकर्ण होते हैं, एक छोटा एक बड़ा, हर वर्टेक्स से। एक बच्चा कह रहा है एनटीपीसी के लेवल को पढ़ाओ। अनुज कुमार वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं ना डियर। पढ़ना नहीं आता क्या तुम्हें अनुज? पढ़ने का मतलब ये होता है कि हर चीज हो, बेसिक तो कराया ही है ना। जो एनटीपीसी, ऐसा थोड़ी है कि मैं सीधा यहां पर आ गया। तो अनुज ऐसे कह रहे हो जैसे कि अनुज का पैसा खा के बैठा हूं मैं। अनुज तो ऐसे बोल रहा है भाई। ये देखो ये हालत है इनकी, तो ये सिलेक्शन थोड़ी ले सकते हैं। तो ये सिर्फ आते हैं, उनको वही मतलब उनको लगता है ना, तो उनको लगेगा कि ये एनटीपीसी का लेवल है, उसको खुद को नहीं पता कि क्या लेवल है। अब सीबीडी 2 में ये क्वेश्चन आ गया तो फिर किसको पूछेगा ये? चलिए, इसलिए यही होता है यहां पर, इसलिए कोई नहीं पढ़ाता अच्छे कंटेंट को, क्योंकि पढ़ने वाले ऐसे अनुज जैसे हैं। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दें। चलिए अब देखिए, पी क्यू आर एस टी एक सम पंचभुज है। यदि पी आर और क्यू टी एक दूसरे को एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं तो टी एक्स आर का मान क्या होगा? आइए डियर, बढ़िया कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाला है। पी क्यू आर एस टी आपका पंचभुज है, तो अब यहां पर आपको क्या बनाना है? एक पेंटागन बनाना है, और वो भी सम पंचभुज है, यानी कि सभी की सभी भुजाएं आपकी बराबर हैं। मैंने बना दिया यार, टेंशन नहीं, आपको समझना होगा कॉन्सेप्ट क्या है इसका। ठीक है, पी क्यू आर एस टी ले लिया मैंने, पी क्यू आर एस टी। क्यू पी आर और क्यू टी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो पी आर और क्यू टी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही होंगे। क्यों होंगे सर सेम? क्योंकि इनके बीच में एक वर्टेक्स है केवल, पी आर के बीच में भी और क्यू टू के बीच में पी है, ठीक है ना। चलिए, तो टी एक्स आर का मान क्या होगा? यानी कि ये एक्स है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी बताओ? ये अगर x आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है तो टी एक्स आर कितना होगा?
बोलिए, वेल डन। चलिए, ये बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं सीखने वाले के लिए। मैं हमेशा से कहता आया हूं डियर, अगर मुझे पी क्यू आर निकालना हो, अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर 5 भुजाओं का मेरे पास बहुभुज है तो 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, n बराबर 5 रखने पर क्या आया? n बराबर 5 रखने पर 10 में से 4 गया तो 6, 9 छिक्की 54, 540 बटे आपके सामने अगर 5 आ गया तो वह कितना हो गया? 108 डिग्री हो गया। 108 डिग्री हो गया। 108 डिग्री आपके सामने यहां आ गया। अब ये भी आपको पता है कि अगर ये 108 है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो क्या आप इस एंगल को निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो ना? क्योंकि ये दोनों साइड अपन की बराबर, ये अगर 108 है तो बचा हुआ कितना? 72। तो ये वाले जो दोनों एंगल आ जाएंगे, ये 36 डिग्री और 36 डिग्री आ जाएंगे क्या? हाँ, आ तो जाएंगे, कोई दिक्कत? अगर ये 36 हो गया आपके सामने और आपको पता है कि ये वाला एंगल आपको निकालना है, तो क्या करने वाले हो आप बताओ? पी एक्स क्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकालोगे? ये पी एक्स क्यू बताओ, पी एक्स क्यू, पी एक्स क्यू अगर निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे? बोलो, क्योंकि आपको पता है कि ये क्यू पी आर है ना, जो अपने पास क्या है? क्यू पी आर है ना, क्यू पी आर भी आपका 36 हो गया और क्यू आर पी भी आपका 36 हो गया, ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं। अगर मुझे पी एक्स क्यू निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? बोलो बोलो बोलो, बताओ। हर चीज आपके सामने निकल के आएगी अपने आप, क्योंकि वो पैरेललोग्राम है ना डियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? क्यू कहाँ है? अरे भाई, इसको क्यू नहीं दिख रहा, ये क्यू है, ये क्यू है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको दिख रहे हैं ना? अगर आपको दिख रहा है तो मुझे बताए कि यहां पर अगर आपके सामने ये पी एक्स क्यू होगा, ये क्या होगा? एक्सटर्नल एंगल भी निकाल सकते हो अगर आप चाहते हो तो 72 प्लस एक्स भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सब पी की जगह क्यू आएगा। अरे पी क्यू आर एस टी, ये रहा ना। नहीं आई समझ में बात? आओ देखो, मैंने क्या बनाया, यहां पर आपके सामने पी क्यू आर एस टी बना दिया, पी क्यू आर एस और टी। कोई दिक्कत है क्या? बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है क्या कि जो पी आर है और क्यू टी है उनको मिला दिया और एक्स पर मिल गया, तो क्या दिक्कत है बताओ? आप पी क्यू आर एस टी ले रहे हो ना, तो पी क्यू आर एस टी आपने ले लिया, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। आपको क्या निकालना है? टी एक्स आर निकालना है, ये एंगल निकालना है आपको। मैं अभी आपको कह रहा था ना कि भाई साहब, अगर आपके सामने ये एंगल है, कौन सा वाला? ये वाला, तो ये पी क्यू आर कितना निकला? प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 108 है, तो ये वाला एंगल तो 108 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल 108 हो गया, कोई दिक्कत है क्या? बोलो, अरे कोई टेंशन मत लो, आराम से सीखो। ये वाला एंगल आपके सामने 108 हो गया। बोले ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 108 अगर ये है तो बचा हुआ 72 को दो बराबर भागों में बांटोगे, बांटोगे ना, तो ये वाला कितना हो गया? 36 और ये वाला 36। कोई आपत्ति, कोई संकट? बोले नहीं सर। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर एंगल बाइसेक्टर बना दो, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ बना दो। अब मेरे को तो पी एक्स क्यू का मान निकालना है, बताओ क्या करूंगा? पी एक्स क्यू, ये वाला। तो मैं कहता हूं भाई साहब, टेंशन इतनी मत लो कि जहां पर आपके समझ में ना आए, कि सिंपल सी बात है, अगर ये 36 है तो ये आपके सामने ये वाला भी 36 हो जाना है, तो ये आपके सामने 108 हो जाना है। अगर ये 108 हो गया तो ये भी 108 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये आपके सामने ये भी 36 हो जाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये भी बराबर ही होगा इसके। तो इसके सामने का कोण अगर 36 है तो इसके सामने का कोण भी आपके सामने क्या होने वाला है? 36 होने वाला है, क्योंकि बराबर ही है ना दोनों। तो इसके सामने का अगर 36 है तो इसके सामने का भी 36 होगा, क्योंकि ये जो पी एक्स है वह बराबर है क्यू एक्स के। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आंसर आएगा इसका, बताओ। ये भी अच्छा है। एक पंचभुज दे रखा है जिसमें ए बी सी डी ई हैं, ठीक है, उनकी डायमेंशन भी दे रखी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बी ए का मान होगा? तो मैंने पंचभुज बनाया एक, ए बी सी डी और ई, मतलब एक पंचभुज बना दिया, पेंटागन बोलते हैं इसको, नामकरण कर देते हैं इसको। अगर ए बोला है तो ये बी, ये सी, ये डी और ई, किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? बोले क्या की आपत्ति। अब ए बी बराबर कितना दे रखा है आपको? 12 दे रखा है। ए ई बराबर कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। सी डी बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। डी ई बराबर कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। और बी सी बराबर आपको 6 दे रखा है। ये अलग अलग डायमेंशन दी हुई है, यानी कि ये रेगुलर पंचभुज नहीं है, रेगुलर पेंटागन नहीं है। निम्न में से कौन सा एंगल बी ए ई का मान हो सकता है? अब आपको क्या निकालना है? एंगल बी ए ई निकालना है। बी ए ई, इसको मिला दिया तो ये वाला एंगल कितना होगा? कैसे फाइंड आउट करोगे? कैसे फाइंड आउट करोगे? सही है ना, एंगल बी ए ई आपको निकालना है। तो मैं कहता हूं भाई देखो, ऐसी बात है कि ये दोनों भुजाएं तो बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण मान लीजिए अल्फा है, तो इसके सामने का कोण भी अल्फा होगा, इतना मुझे पता है। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करो, इतना तो आपको पता है। अगर हम बात करना चाहें एंगल बी ए ई का मान क्या लें बताओ? किसी का आंसर आ रहा है क्या? 45, 45, 60। सर हाउ पॉसिबल 20, 36? क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? कैसे पॉसिबल नहीं है भाई? क्यू एक्स अगर पी वाई पी एक्स के बराबर है तो इस क्यू एक्स के सामने 36 डिग्री है, तो इस पी एक्स के सामने 36 नहीं होगा क्या? समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कि भाई लॉजिकल लगाओ ना। ऐसे बोलते हो कि हाउ पॉसिबल, जैसे कोई हमने गणित को कुछ और रिएक्शन करवा दी। आइए सर कैसे करें बताओ। अब मान लीजिए कि बी को मिला दिया और एंगल बी ए ई, अब हमने मान लिया यहां से 45 डिग्री मान लेते हैं या 60 डिग्री मान लेते हैं। अब कुछ तो मानना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो निकालना भी पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करें बताओ? अगर मान लो मैंने इसको मान लिया 60 डिग्री मान लेता हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, तरीका बहुत अच्छा है इसका, कोई ऐसे ऑथेंटिक मेथड नहीं है इस क्वेश्चन का, ये अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मान लिया कि ये 60 डिग्री है। अगर ये 60 डिग्री मैंने माना तो ये अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा बताना? ये अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60, तो ये भी 60, ये भी 60, बोलो। तो ये बी कितना हो जाएगा? ये भी 12 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो बोलो। हो तो जाएगा सर, कोई इशू थोड़ी है। तो ए बी बी ई और आपके सामने ए ई, ये तीनों 12 हो गए क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन गया ना, क्योंकि मैंने ये माना है ना डियर। ये ध्यान रखना कि ये माना है मैंने। बहुत बढ़िया चीज सीखने को मिलेगी, कृपया करके ध्यान रखना। बस आप थोड़ा सा कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हमने कहा भाई सर ये 12-12 हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने क्या किया? बी सी सी डी और डी ई, इसको जोड़ा तो कितना आया? बी सी सी डी और डी ई, इनको जोड़ा तो कितना आया दोस्तों बताना जरा? 6 और 3 9 और 3 12, 6 और 3 9 और 3 12 आया। यानी कि इनको जोड़ने पर 12 आ रहा है, केवल इनको जोड़ने पर। और वह क्या है? बीई बी सी सी डी और डीई है, जो वह बी से बड़ा होना चाहिए। भाई तीनों का योग जो होगा एक डायगोनल से तो बड़ा होगा। किसी भी पॉलीगन की बात कर लो, भुजाओं का योग उसके डायगोनल या तीसरी भुजा से तो बड़ा ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि ये तो पॉसिबल है क्या बीई बराबर 12? क्या बीई जो आपका है 12 आया, क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। बीई जो है वह जो 12 है वो संभव ही नहीं है।
अगर BE 12 संभव नहीं है तो ये जो 12 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये अगर 12 से कम होना चाहिए तो आपका जो ये एंगल है ये 60 से कम होना चाहिए। तो आंसर कितना होगा, 45। क्वेश्चन कैसा लगा डियर? ये ऐसी चीजें हैं जो वाकई में आप कभी नहीं सीख सकते, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच आप पकड़ के रखते हैं तो इस तरह के प्रश्नों को आप दे सकते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई? तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना होगा, है ना डियर? चलिए, वेल डन। नेक्स्ट लीजिए, इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? चलिए, सर ज्योमेट्री कब पढ़ाएंगे गणेश? अभी पढ़ाएंगे गणेश, है ना? चलिए आइए, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान आपको दे रखा है, तो इसके विकर्णों की संख्या और इसकी भुजाओं की संख्या का अनुपात। अगर आपको एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू पता है तो अगर मैं इस एक्सटर्नल एंगल को सॉल्व करता हूं तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, यानी कि ये कितना हो गया, 360/60 डिग्री। ये अगर एक्सटर्नल एंगल है तो साइड्स कितनी हो जाएगी, तो 360 में अगर 360/7 का भाग दे देंगे तो आपकी नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर आपके पास साइड आपकी 7 आ चुकी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले नहीं है। तो आपके डायगोनल क्या होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएंगे n इंटू n माइनस 3/2। तो देखिए डियर स्टूडेंट, 7 इंटू 4/2 अनुपात अगर आप निकाल रहे हो तो विकर्णों की संख्या और उसकी भुजा का अनुपात, तो 7 इंटू 4/2 अनुपात 7। तो आंसर कितना आ गया, 2:1। 2:1 विल बी योर राइट आंसर। 2:1 विल बी योर राइट आंसर। है अमेजिंग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करिए। चीजें इतनी सारी सीखने को मिलेंगी, लेकिन सीखने वाला भी चाहिए। मैं तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करा ही रहा हूं, लेकिन आप सीखेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा सिलेक्शन के लिए। इस क्वेश्चन का जवाब दें, आराम से सॉल्व करें, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, इसके बाद जो चैप्टर होगा वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन होगा, है ना? परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी इसके बाद। और कल आपके होंगे पेपर, जो कि हमेशा से होते हैं। कल तो सैटरडे है ना, सैटरडे संडे को आपके दोनों पेपर होते हैं, जो उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। ठीक है, जितने भी थोड़े बहुत PYQ के क्वेश्चंस हो गए, एक्सपेक्टेड हो गए, वो सब। और मंडे से आपका स्टार्ट होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। आइए, इसको कैसे करोगे देखते हैं। दी गई आकृति ABCDEF एक समषटभुज है जिसकी भुजा 12 है। PQR क्रमशः भुजाओं ABCD और EF के मध्य बिंदु हैं। ठीक है, यानी कि इनका मध्य बिंदु है, ये मिड पॉइंट्स हैं। दिमाग चल जाता है इससे बहुत ज्यादा, देखना कैसे चलेगा। अगर मैं बोल देता हूं कि ये 12 हैं सारी भुजाएं और ये सब 12 12 12 12 12 दे, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। डायग्राम वाले नहीं होते हमसे, नहीं हो, हमसे नहीं होते, तो ये कोई लिखा हुआ है कि कभी नहीं होंगे? करोगे नहीं ना तो देखो कुछ नहीं हो सकता। आप करना चाहोगे तो होगा, सब होगा। इसलिए कृपया करके करने की कोशिश करो, ना कि ऐसा करने की अरे हमसे तो नहीं होते, जैसे कि मतलब बोल रखा है पहले से तुम लोगों ने खुद को मन से कि यार हमसे तो होगा ही नहीं। मैं कहता हूं ये मैंने इसको शेडेड बना दिया इस तरह से, ज्यादा हो गया शेड है, छोड़ो, क्या बनाना। यहां मैं ये कहता हूं
कि भाई देखो इस तरह से ये 12 है, ये सारे 12 12 हैं, ये मिड पॉइंट है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये 6 हो गया, ये भी 6 हो जाएगा, मिड पॉइंट है ना। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया, पी क्यू आर का एरिया पूछा गया है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ठीक है। ये ए बी का आधा है तो 12 होता है, सब भुजाएं 12 12 हैं तो ये 6 6, सी डी का भी आधा है तो ये भी 6 6 और ये भी 6 6। अब कैसे करेंगे भैया, मैं आपसे कहता हूं कि यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं एफ सी, तो एफ सी कितना होगा ये बता दो बस। बताओ, किसी के पास जवाब है कि एफ सी कितना होगा? अगर आपके पास कोई जवाब है तो मुझे बता दो, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर कि अगर मेरे यहां पर सेंटर है, सेंटर है भाई, मान लो ओ आपका एक पॉइंट है यहां पर, तो मैं यहां ओ एफ की बात कर रहा हूं, ओ ई की बात कर रहा हूं, ये मैंने अगर इसको ओ मान लिया तो ओ एफ, ओ ई, ओ डी, ओ सी, ओ बी, ये सब बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे बताओ? तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या, यहां से अगर आप मिला रहे हो तो आपके पास जो भी यहां पर ईडी है, ये इस केंद्र के बराबर है यहां पर, ये भी आपका ये हो गया, ये भी इस तरह से हो गया। अब समषटभुज है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तो राइट समबाहु त्रिभुज बनाता है, यानी कि ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12 है तो होता है ना 12, क्योंकि ये तो सब बराबर है, तो ये भी 12 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक समबाहु त्रिभुज बनता है, ये भी 12 हो जाएगा, ओसी भी। तो एफ सी कितना हो जाएगा पूरा, अगर मैं एफ सी की बात करता हूं तो 24 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों, एक एक कंसेप्ट बहुत प्यारा है, आपको अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चीज को आप समझें कि मैं आपको जो बता रहा हूं ये बहुत अच्छी चीज है, आप समझिए। अगर मैं एक ट्रेपेजियम की बात कर रहा हूं तो क्या अब आप एक ट्रेपेजियम देख पा रहे हो, अगर मैं इसको रेड कलर से बनाऊं तो क्या ये एक ट्रेपेजियम आपको दिख रहा है, जहां पर मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो आर क्यू निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि ये मिड पॉइंट ही तो है, ये आपका मिड पॉइंट है और दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, एक 12 की एक 24 की, यानी कि आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू बराबर हो जाएगा ईडी प्लस एफ सी बाई 2, तो 12 और 24 36 बटे 2 18 हो गया। वेल डन, क्या आर क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास? यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि भाई आर क्यू निकल कर आ गया, बधाई हो, आर क्यू निकल कर आ गया 18। तो ये आर क्यू अगर 18 है तो क्या 18 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल नहीं बन जाएगा क्या? तो उसका एरिया कितना होगा, √3a² बाई 4। डियर सच बताइएगा, क्वेश्चन कैसा लगा? आंसर आ गया 81√3। जितने भी विद्यार्थी अभी देख रहे हैं राइट नाउ, सच सच बताना कि क्वेश्चन कैसा लगा, मजा आया? साइड निकल कर आ गई ट्राइंगल की, तो ये एक समबाहु त्रिभुज ही तो बनेगा, क्योंकि यहां से भी सिमेट्रिक है, तो यहां से भी अगर मिला दूंगा तो भी एक वही बनने वाला है, यहां से भी मिला दूंगा तो भी वही बनने वाला है, बात बराबर है। ये होते हैं क्वेश्चन, इनसे बढ़ता है दिमाग। चलिए, अब ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे अपने ब्रह्मास्त्र बैच की ज्योमेट्री के, इनको भी थोड़ा सा निपटा लेते हैं, ठीक है? चलिए आइए, मजा आया, अच्छे से क्लियर हुआ? तो फटाफट से इन क्वेश्चनों को भी निपटा लेते हैं, जो पॉलीगन के क्वेश्चंस हैं, जो आपके मतलब इसके क्वेश्चन है समलंब के, तो फटाफट से मैं इनको भी करा देता हूं, जिससे कि आज पूरा बाइंड अप हो जाएगा अपना ये वाला पोर्शन। अब स्टार्ट होगा अपने नए चैप्टर्स, जहां पर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बचा हुआ है, फिर दोबारा से अपन नए सिरे से पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है? चलिए, तो बोला क्या जा रहा है, एक समलंब के दो समांतर भुजाओं के बीच का अंतर आपका 4 सेंटीमीटर है, उनके बीच की लंबवत दूरी आपकी क्या है, 19 सेंटीमीटर है, तो समलंब का क्षेत्रफल 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग बताओ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक समलंब चतुर्भुज है, ऐसे क्यों बना रहा हूं, वैसे ही बनाता हूं, अपने पास तो पड़ा हुआ है, दो समांतर भुजाओं के बीच का अंतर आपको दे रखा है 4, और उनके बीच की लंबवत दूरी भी आपको दे रखी है, तो लंबवत दूरी पहले से बता दी 19, ठीक है? समलंब का क्षेत्रफल आपको 475 दे रखा है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, एक क्षेत्रफल बराबर 1/2
समांतर भुजाओं को मैंने मान लिया ये ए है और ये बी है, या इसको बी मान लो, इसको ए मान लो। तो समांतर भुजाओं का योग इनटू उनके बीच की दूरी 19 दे रखी है, तो यहां से क्या उनका सम निकल कर आ जाएगा क्या? तो 19 से आप काटोगे, 19 दूनी 38, 38 के साथ बचे कितने अपने पास? 9, 25, तो ए प्लस बी हो गया 50। और अंतर कितना दे रखा है डियर? ए माइनस बी आपको दे रखा है 4। तो आपसे क्या पूछा है? समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग पूछा गया है, तो योग तो वैसे ही आ गया, 50 ही आ गया, कुछ भी नहीं था, इजीली कर सकते थे। अगर आपसे कुछ और पूछता तो वो भी आप निकाल देते। ठीक है, चलिए। अगर भुजाएं पूछता तो कि भाई बी क्या है और ए क्या है, तो ये एक ए तो हो जाती है अपने सामने 27 और बी कितना हो जाती? 22, 23, है ना, क्योंकि 46/2। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या आंसर आएगा? एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण उसके आसन्न कोण का 2/3 है, तो समांतर चतुर्भुज का बड़ा कोण कितना होगा? आप जानते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में दोनों आसन्न कोणों का जो योग होगा वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब बोला गया है 2/3 है, यानी कि एक एंगल अगर 3x होगा तो दूसरा अपने आप 2x हो जाएगा, यानी कि 5x बराबर 180 है, तो x बराबर हो गया 36। तो आपको बड़ा वाला निकालना है, 36 या 108, 108। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट करिए। एबीसीडी आपका एक आयत है, क्या है डियर? एबीसीडी आपका एक रेक्टेंगल है, आयत बोला गया है, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। आपसे एक बात बोली जाती है, पहले भी बोली गई है कि पी और क्यू बीसी और एडी के मध्य बिंदु हैं। आर पी क्यू पर कोई बिंदु है तो ए आर बी का क्षेत्रफल कितना होगा? इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए बस। आयत बनाना था तो बना दिया, डायग्राम से समझ में आ सकता है ना, तो एक ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। एबीसीडी आपका एक आयत है, पी और क्यू बीसी और एडी पर मध्य बिंदु है, तो पी और क्यू बीसी और एडी पर है, यानी कि यहां कहीं मिड पॉइंट है, मिला दिया, मिड पॉइंट है तो मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, बीसी और एडी पर, तो बीसी और एडी पर, तो पी यहां है और क्यू यहां है। आर पी क्यू पर कोई बिंदु है, आर जो है ना वो पी क्यू पर कहीं होगा, कहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए आर बी का एरिया, मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार ही, अगर आधार समान होता है ना तो इस वाले भाई ये भी तो अपने आप में एक रेक्टेंगल है। मान लीजिए कि इस पूरी यूनिट का एरिया मैंने 4 यूनिट मान लिया, तो आप जानते हो कि ये मिड पॉइंट है तो ये 2 यूनिट हो जाएगा और ये पूरा 2 यूनिट हो जाएगा, तो ये अपने आप में 1 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि ये आधा होता है इस वाले का। तो आपसे बोला गया है कि ए आर बी का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, किसका? सभी का, 1/4, तो 1/4 आंसर आ गया। मजा आया? अच्छा लग रहा है? वेल डन। अगला प्रश्न, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा डियर, क्योंकि काफी अच्छी चीजें आप सीख रहे हो जिनको वैल्यू है इसकी, है ना। सबसे बड़ी चीज वैल्यू की होती है ना, कोई चीज मिल जाती है तो नहीं होती और पेपर में आती है तो हो जाती है, सारा खेल वैल्यू का है। हाँ, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा मतलब भटक जा रहे हैं, मतलब ऐसा है उनको उनको पता नहीं है कि किस वे में पढ़ाई करनी है। एक्चुअल बात है, एक्चुअल में डियर स्टूडेंट्स सबसे बड़ी समस्या आजकल स्टूडेंट्स के साथ ये है कि वे खत्म हो गया। कोई बोल देता है शॉर्ट ट्रिक से सिलेक्शन हो जाता है, तो वो शॉर्ट ट्रिक रोते रहते हैं। कोई सोचता है कि फलानी बुक लगाने से हो जाता है, तो वही लगा दो, वही करवा दो। सबको करना है मतलब, और रेगुलरली किसी को नहीं पढ़ना। कंसिस्टेंसी रखना बहुत बड़ी बात है। अगर आप छोटी छोटी चीजें कंसिस्टेंटली करते जा रहे हो ना तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप बड़ा सोच लेते हो और कंसिस्टेंट तो कभी हो ही नहीं, तो कुछ नहीं हो सकता। प्रॉब्लम वहां है, तो ये चीजें सुधारो, हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी बाद में फिर आपको। देखो EADF ये आपका एक आयत है, ABC आपका एक त्रिभुज है जिसके 2 सिरे EADF पर AE बराबर आपको 22 दे रखा है, AE 22 है, तो सिंपल सी बात है, तो ये भी 22 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और ये आपका 8 है, तो AD भी आपका 8 होना है। तो क्या बोला जा रहा है कि AB और BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, AB और BC के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा 4,
5 5 होगी। क्यों? क्योंकि भैया हमेशा इसके पैरेलल आपको लेना होता है AC के। अगर आपको पता है कि अगर आपको मिड पॉइंट लगाना है तो ये याद रखना इसका आधा होता है। तो ये कैसे निकलेगा? ये 90 डिग्री है तो 6 8 10 पाइथागोरस और 10 का आधा 5। आधा क्यों हो गया? मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो अगर बड़े वाले ट्राइंगल का बेस है तो उस छोटे वाले ट्राइंगल का बेस बड़े वाले ट्राइंगल के बेस का आधा होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछा जा रहा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम तभी होगा जब ये मिड पॉइंट हो। यानी कि आपकी भुजा 4 है तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका 4 रहेगा क्योंकि ये तो वर्ग है ना। तो आपसे बोला गया है सीपी, सीपी कितना हो जाएगा? 16, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो √20। आपसे बोला गया है सीपी और बीपी, तो यानी कि ये भी √20 क्योंकि सिमिलर ही तो है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2√20 आंसर आएगा। तो 2√20 को कितना कह सकते हो आप? 4√5। 4√5 आपकी क्या होगी? न्यूनतम वैल्यू होगी इसकी। नेक्स्ट आइए इसको करके बताइए क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आप लोगों को सबको पता है, भली भांति परिचित आप कंसेप्ट से हैं। तो यहां हम ये कह सकते हैं एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है SRT, यानी कि ये भी 60 है तो ये भी 60 है पूरा, तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। SOR का मान बताओ। तो मैं जानता हूं कि ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये वाला 30 हो जाएगा, ठीक है, और ये 90 है और ये 30 है आपके सामने, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि भाई लॉजिक तो ठीक है, लॉजिक तक तो ठीक लग रहा है भाई, ये पूरा ये 60 था है ना, ये वाला 60 है पूरा, तो ये हिस्सा भी 60 हो गया, ये वाला 30 हो गया, ठीक है। अब मैं जानता हूं कि भाई ये मेरे पास कितना है, ये वाला 30 हो गया ऐसा, क्योंकि सब 90 डिग्री है ना। अब कौन सा ट्राइंगल लूं जिससे कि मामला सेट हो सके? कौन सा ट्राइंगल ज्यादा बेटर है लेना? तो मैं कहता हूं यार ये डायगोनल जो होता है ना, इस वर्ग को समद्विभाजित करता है। कौन समद्विभाजक होता है? लिखाया हुआ है, नोट्स में जाकर देख लेना। तो ये 45 हो गया, आपको SOR निकालना है, यानी कि ये वाला निकालना है। तो ये 60 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा डियर? कॉन्सेप्ट की बात है बस। तो ये हो गया 105, तो ये हो गया 75, 180 बनाना है। तो कैसा लगा? कृपया करके मुझे बताते रहें, जिससे कि आपके कमेंट भी सबके आ रहे हैं। तो आप करके तो बैठे हैं होमवर्क, ये बिल्कुल सही बात है, और जो बच्चा तैयार रहता है तो पेपर भी उसके लिए तैयार है। सर 45 हो जाएगा, हाँ होगा ना, क्योंकि ये डायगोनल है। आपको मैंने कंसेप्ट बताया था ना, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो डायगोनल होते हैं वो इसको बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कौन कौन सी शेप में ऐसा होता है बताओ? एक तो स्क्वायर में होता है, एक रोम्बस में होता है, ठीक है, याद रखना। वो क्या करते हैं, जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है। चलिए याद रखना, मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो, क्या आ सकता है? ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो भुजाएं बराबर हो गई। BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है, BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां पर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ऐसा मेंशन किया गया है क्वेश्चन में कि भाई ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, मान लिया हमने भी। और CBE दे रखा है, CBE ये 84 दे रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये भी 84 हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इसमें क्या संदेह है। ADC यानी कि ये एंगल जो आपको दे रखा है ना, ये एंगल दे रखा है भाई ने 78, तो ये अगर समचतुर्भुज है तो क्या ये वाला भी 78 होगा? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं रोम्बस में आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये 78 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 102, क्योंकि 180 भी होते हैं, पैरेलल भी तो साइड है, क्या बात है। तो ये 102 तो ये भी 102, ठीक है। DEC का मान निकालना है, तो DEC ये वाला एंगल निकालो, ये वाला एंगल कितना होगा?
मैं आपसे कह रहा हूं कि जब ये भुजाएं आपस में बराबर हो गई आपके, तो हो गई तो हो गई। अब डीईसी की वैल्यू निकालनी है, सब निकाल के बैठे हैं, अब भी निकाल दीजिए, क्या होगा बताओ। वेल डन जिनका 33 आ रहा है, बहुत बढ़िया, दिमाग तो लगाया आप लोगों ने कम से कम, सही है। क्या कंसेप्ट दिख रहा है? कुछ छोटी सी चीज आप मिस कर रहे हो जिनका आंसर नहीं आ रहा, बताओ। आप बी सी ई यहां पर देख रहे हो, बी सी ई आपका कितना है? 84 सही है क्या? अच्छा बी सी, ओहो गड़बड़ कर दी मैंने, सारी गड़बड़ कर दी। बीसी बराबर सीई है, तो बीसी बराबर सीई है। ये अगर आपका 84 है ना, सीबीई, ये अगर 84 है तो इसके सामने 84 है, भाई सोचो कहां गड़बड़ हो रही है हमारे साथ। अब तो मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल आपको पता लग जाएगा। ये कितना हो गया? ये हो गया भैया 168, तो ये होगा 12। हाँ ये हो गया 12। अगर ये 12 हो गया तो अब देखो एक एक चीज समझते हैं। ये आपको दे रखा है 78, कोई दिक्कत? यहाँ 78, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ 102, किसी को कोई दिक्कत? बोले नहीं चलने दीजिए। यहाँ भी 102, यानी कि कुल मिलाकर ये कितना हो गया? 114। ये वाला जो एंगल हो गया पूरा 114 हो गया, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। मैं कह सकता हूं क्या डीसी बराबर भी सीई होगा? बोलो हाँ, अब कह सकता हूं, क्योंकि जो डीसी है वही सीई के बराबर है, क्योंकि जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर है, तो इसके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये 114 है, तो 114 में से बचा कितना डियर? 66। तो 66 को बांट दीजिए दो भागों में, 33 और 33। तो क्लियर हो गया क्या? 33 आपका राइट आंसर आ गया। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? चलिए, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए, टाइम भी हो गया है। इन क्वेश्चनों को और कर लेंगे कभी, मैं इनको साथ में लेकर रहूंगा, चिंता ना करिए, और जब भी मन करेगा निपटा देंगे, ठीक है बस। अच्छा, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल सेशन लेकर आने वाला हूं। ये सेशन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 6:30 बजे शाम को 6:30 पर लेकर आने वाला हूं। मजा आ जाएगा। और केवल इस तरह का प्रश्न नहीं, ये नया पैटर्न पूछा गया है परसेंटेज का आजकल के पेपरों में। तो 6:30 बजे में 10-12 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट इसके अंदर बहुत सारे होंगे जो इससे रिलेटेड होने वाले हैं। हाइपोटेनस का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्राइम नंबर्स का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो ये सेशन मैं आपको कराने वाला हूं 6:30 बजे। और उसके बाद ये वाला जो सेशन है, क्या आपको पता है कि इसके कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं और क्यों निकालते हैं? नहीं पता होगा, मुझे भी पता है। अगर नहीं भी पता है और पता भी है तो भी आपको आना है। ये होगा आपका 3 बजे सेशन। कितने बजे होने वाला है? 3 PM पर। तो रेडी रहिए, मैं काफी एक्साइटेड हूं इन सेशंस के लिए, क्योंकि कुछ नए कंसेप्ट्स हैं जो रिसर्च से पता लगे हैं और अच्छी सी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये 3 बजे होगा। ये आज की बात कर रहा हूं, है ना, ये आज है ना, ये आज 3 बजे की बात है जो मैंने आपको बताई है यहां पर। चलिए, और इसके साथ साथ आपको मैं बता देना चाहता हूं, कल आपके लिए अनअकैडमी पर क्या होने वाला है। 3 बजे आपको मैं ट्रेन पढ़ाऊंगा, जिसको ट्रेन नहीं आता सभी कॉन्सेप्ट कवर करवाने वाला हूं। ट्रेन 3 बजे। 5 बजे आपको जो सेशन होगा, ये सबसे जरूरी सेशन है। 5 PM पर जो सेशन होगा ना, नंबर ऑफ डिजिट बेस्ड, ये तो सबको लेना है, बहुत जरूरी सेशन है अनअकैडमी पर, कल होगा ये, ठीक है। और रात को 10 बजे DI होने वाला है, और 8 बजे आपका कैच द मैथ 2.0 चलता ही है। चलिए, क्रैक द मैथ 12:30 बजे मैं लेने वाला हूं। CTM आपका रात को 8 बजे आज भी होगा, क्योंकि ये तो डेली होता है ना। नीचे लिंक कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, नोटिफाई कर लेना अपने आप को, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर SSC एग्जाम में स्पेशल क्लास पर जाकर मेरी प्रोफाइल पर जाकर आपको मेरा बैच ले लेना है 8 PM वाला, और एंटर इनवाइट कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगा देना। जैसे ही साहिल 10 लगाओगे डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, आपसे मैं बात करना चाहता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मेरा बैच कैसे लेंगे। SSC एग्जाम पर जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, 12 और 24 महीने का बैच लेंगे, और साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप जुड़ जाएंगे मेरे साथ में, मेरे कोर्स के साथ में। जरूर जुड़ना है डियर, नया कोर्स भी आ रहा है और आपको जो मेरा कोर्स चल रहा है वो भी मिलेगा। तो कृपया करके जुड़ो, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ो। 1 साल का लोगे तो 2 महीने का फ्री है, और 2 साल का लोगे तो 4 महीने का फ्री है, ठीक है डियर।
कोई भी ऐसा इस कैटेगरी में साहिल 10 कोड लगाकर आप ले सकते हो, कोड डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कॉम्बैट अगर लगाते हो तो भी साहिल 10 कोड लगा देना। लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। हाँ, क्लास का लिंक नहीं आता है, सब आता है नीचे होता है, और डेली क्लास होती है, आपको लिंक की जरूरत नहीं है। मैंने तरीका भी बता दिया कैसे लेना है। बहाने मत ढूंढो, बस पढ़ाई पर ध्यान दो। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बेस्ट है, दी बेस्ट। इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा। मैं अभी कह रहा हूं, आप टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई करो, है ना। चलिए, टेक केयर, मिलते हैं अपन अभी 12:30 बजे, और आप भी ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे। और रात को 8 बजे वाला सेशन जरूर लिया करो। ओके, बाय बाय।